नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, नया मंथ स्टार्ट हो चुका है आपका अगस्त मंथ, और यहाँ से अब आपके पास देखिए जो भी एग्जाम होंगे आपके, और उत्तराखंड एक इलेक्शन ईयर है इस बार, तो यहाँ पे आपको 3-4 महीने में काफ़ी ज़्यादा एग्जाम देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर अगस्त के या फर्स्ट वीक में आप देखना, यहाँ पे आपको जितनी भी भर्तियाँ आने वाली होंगी उनके नोटिफिकेशन बैक टू बैक आपको देखने को मिलेंगे। तो चीज़ों को आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका देखिए कल यहाँ पे एक अपडेट भी आया हुआ है। आपका जो 23 अगस्त को ना यहाँ पे केमिस्ट्री प्रवक्ता का एग्जाम होने वाला था, लेक्चरर का एग्जाम, तो वो अब सेम डेज को होने वाला है। तो इसका मतलब है कि या तो पेपर हो जाएगा आपका जो कनिष्ठ सहायक वाला एग्जाम है स्टेनो वाला, या उसको पोस्टपोन करेंगे। बट चांसेस कम है, क्योंकि देखिए वो आपका लेक्चरर का एग्जाम है और यहाँ पे ये अलग एग्जाम है, ठीक है। तो अभी तक आयोग के पास ऐसा कुछ अपडेट पहुंचा नहीं है। तो यूकेपीएससी ने यहाँ पे डाल दिया अपना कि उससे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी यूके ट्रिपल एस सी का क्लियर आएगा यहाँ से, अगर एडमिट कार्ड आने वाला होगा तो वो आपका 14-15 अगस्त तक आ जाएगा, ठीक है। बट अभी इसमें अपडेट आपको नेक्स्ट वीक आई थिंक जहां तक लग रहा है नया कैलेंडर देखने को मिलेगा। यूके पीएससी और यूके ट्रिपल एस दोनों का कैलेंडर आपको 4-5 अगस्त के बीच में देखने को जरूर यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो चलो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं, और हमारा आज का यहाँ पे 13वां लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 को, जो है स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका। काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है, एग्जाम में यहाँ से रैपिडली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज हम यहाँ पे 1857 से लेके यहाँ पे 1949 तक के पूरे टिहरी रियासत के विलय तक के संपूर्ण अध्ययन को यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें जितनी भी चीजें हुई होंगी। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका काफी ज्यादा थी। उत्तराखंड काफी ज्यादा क्रांतिवीर इसमें गए थे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्मोड़ा हो गया या फिर डुगड्डा हो गया, सल्टो हो गया, यहाँ पे ये क्रांतिकारी आंदोलन हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम 1857 की क्रांति और प्रारंभिक चेतना की बात करेंगे। कुमाऊं परिषद एवं जन आंदोलन की बात करेंगे। गांधीवादी युग और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे। और टिहरी रियासत और स्थानीय संघर्ष की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ध्यान से देखना वीडियो को। देखिए, अगर चीजों को आप ध्यान से यहीं पे कर लेते हैं, देखिए मैं जो ग्राफिक यहाँ पे बनाता हूँ वो आपको चीजें याद हो जाती है। जब आप बुक पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत डेटा दिखता है। मैं यहाँ पे मेन डेटा लिखता हूँ, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ से चीजें याद होना शुरू हो जाती है। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम बात करें तो उत्तराखंड में क्रांति का विद्रोह की बात करूं, तो सबसे पहले 1824 के आसपास, ठीक है। देखिए 1824 के आसपास जो आपका रुड़की के अंतर्गत एक कुंजा तालुका है, क्या है आपका, एक आपका यहाँ पे कुंजा तालुका है, ठीक है। तो कुंजा तालुका के अंतर्गत जो मेन प्रारंभ हुआ था वो लंढौर रियासत के विजय सिंह एवं कल्याण सिंह कर रहे थे, ठीक है। जिसे कालू एंड बीजा सुंदर नाम याद है। देखिए जो ये थे ना, इनको कालू और बीजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कालू और बीजा कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। तो कालू और बीजा इसका नेतृत्व कर रहे थे, इनको यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सबसे पहले, बात करें 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है। देखिए स्टार्ट यहीं से होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो कालू मेहरा की बात करेंगे। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अगर पूछा जाए तो कालू मेहरा को आपको टिक करना है, कालू सिंह मेहरा। 1857 में कुमाऊं में अंग्रेजों के विरोध में इनने एक क्रांतिकारी क्या हुआ था, एक क्रांतिवीर संगठन, गुप्त नामक संगठन, मतलब ये था, इसका जो नाम था वो क्रांतिवीर था। ये एक गुप्त संगठन था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये कालू सिंह मेहरा जो है ना, ये कहाँ से आते हैं। देखिए ये आते हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, आपका एक जगह है लोहाघाट के पास में, बिसंग क्षेत्र, ठीक है। ये है आपका बिसंग क्षेत्र। तो बिसंग क्षेत्र से ये आते हैं। तो इनके द्वारा पहली बार यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन बनाया था, और ये उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यहाँ पे माने जाते हैं। इसके साथ ही अवध के नवाब वाजिद अली शाह से प्रेरणा से प्राप्त थी। ये किससे प्राप्त थे, इनका जो प्रेरणा ली थी इनने, जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, इनसे इनने प्रेरणा यहाँ पे ली थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। साथ ही देखिए हेनरी रंजे ने कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू किया था। देखिए मार्शल लॉ यहाँ पे लागू कर दिया गया था, और हथियार जमा करने का आदेश दे दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। जब स्वतंत्र क्रांति होती है तो वहां पे जो हेनरी रंजे थे, देखिए इनका टाइम पीरियड था यहाँ पे, तो इनने क्या किया, मार्शल लॉ यहाँ पे लगा दिया। देखिए इतना ज्यादा 1857 क्रांति का असर उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो में इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि उत्तराखंड में ना जो सीधे साधे लोग थे, और इससे पहले 1815 तक क्या हुआ था कि यहाँ पे गोरखाओं का शासन देखा था उत्तराखंड के लोगों ने। तो वो काफी क्रूर शासक था, उसके कंपेयर में जो अंग्रेजों का शासन था ना, वो बहुत ठीक ठाक लग रहा था, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा यहाँ पे 1857 क्रांति का ज्यादा विरोध देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कालू सिंह मेहरा के साथ साथ एक उत्तराखंड में एक पर्सनैलिटी और होते हैं, वो बिसंग क्षेत्र से आते हैं। इनका नाम था आनंद सिंह फरत्याल, ठीक है। तो आनंद सिंह फरत्याल ये भी यहाँ पे क्या थे, क्रांतिकारी थे, कालू सिंह मेहरा के साथ में थे। और इनके साथ ही एक थे बिश्ना सिंह। कौन थे? एक बिश्ना सिंह। तो इनको क्या कर दिया था, यहाँ पे फांसी की सजा दे दी थी, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा।
इसके साथ ही हम राजनीतिक चेतना की बात करें तो देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि 1870 में अल्मोड़ा में एक डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखना। और इसकी स्थापना करते हैं कौन करते हैं, बुल्ली बल्लभ पंत करते हैं, ठीक है। 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कहां पे की गई थी इसकी स्थापना, कहां, बंबई में की गई थी, ठीक है। और उत्तराखंड में इसका व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। और 1867 में हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडनी पटाखा इनके द्वारा जलाई थी, किसने, दयानंद सरस्वती के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके साथ ही 1883 में अल्मोड़ा में जो इल्बर्टी बिल विवाद होता है ना, इसमें समर्थन में लोग इकट्ठा हुए थे और ये किसी संबंध था, न्यायिक सेवाओं में नस्ली भेदभाव को दूर करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका जो वीडियो का पेपर हुआ था 21 सितंबर वाला, जो कि पेपर कैंसिल हो गया था, वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि जो इल्बर्टी बिल था उसका संबंध किससे था, तो ये न्यायिक से संबंध था, ठीक है, जुडिशरी से संबंध था। इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। अब हम जब राजनीतिक चेतना के बारे में पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। देखिए सितंबर में जब 1857 की क्रांति का जो असर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आपका बरेली के नवाब का नाम था खान बहादुर खान। क्या था, खान बहादुर खान, ठीक है, याद रखना, इनको पूछा। तो इनके सेना ने ना हल्द्वानी पर क्या किया गया था, आक्रमण कर दिया था। कहां पे, हल्द्वानी पर आक्रमण कर दिया था। अब कुछ समय बाद इनको यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। यहीं पे आप एक जगह है नैनीताल में, फांसी गदेरा। तो नैनीताल में एक जगह है फांसी गदेरा, तो वहां पे क्या हुआ था, क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी 17 सितंबर 1857 को, ठीक है। लगभग 1000 क्रांतिकारी यहाँ पे इकट्ठा हुए अपनी क्रांतिकारी अधिकार के लिए, और यहाँ पे इनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी के साथ ही एक थे आपके नाना साहेब, जिनका अपना नाम चेंज किया, ठीक है, नाना साहेब जिनको कहते हैं घोंघू पंत कहते हैं, घोड़ू पंत इनको कहा जाता है। इनके द्वारा कहां पे शरण ली गई थी, जोगी के भेष में उत्तरकाशी में इनके द्वारा क्या किया था, अपनी शरण यहाँ पे ली गई थी। तो काफी इंपॉर्टेंट है। और 1857 की जो क्रांति हुई थी ना, तो इनने यहाँ से कहा, नाना साहब ने कहां से इनका नेतृत्व किया था, ये किया था कानपुर से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, तो आपको याद होना चाहिए, नाना साहब कहां से लेते, कानपुर से। तो इनने भी जोगी के भेष में घोघू पंत नाम से उत्तरकाशी में शरण यहाँ पे ली गई थी। बाकी डिबेटिंग क्लब की स्थापना में बता दिया 1870 में होती है। इसके साथ ही बुल्ली बल्लभ पंत इसके गठन करते हैं, और संरक्षक के रूप में काम कौन करते हैं, भीम सिंह करते हैं। ये पूछना, क्वेश्चन पूछ सकता है आगे एग्जाम में। तो भीम सिंह के द्वारा इसका संरक्षण बनाया गया था, संरक्षक, ठीक है। बाकी 1883 में मैंने बता ही दिया, लिबर्टी बिल विवाद होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया था इल्बर्टी बिल वाला, ठीक है। तो बुल्ली बल्लभ पंत की अध्यक्षता में इल्बर्टी बिल समर्थक में एक सभा भी यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर है आप लोगों को, अब चीजें क्लियर हो रही होंगी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे राजनीति चेतना की, यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, आप राजनीति चेतना में होम रूल लीग और कुमाऊं परिषद की हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुमाऊं परिषद के अधिवेशन है, फिर इसका कांग्रेस में विलय होता है, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। होम रूल लीग के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए होम रूल लीग की स्थापना होती है ना 1914 में होती है, ठीक है। कितने में होती है, 1914 में होती है, और अगली एक 1918 में होती है, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कहा जाता है कि देहरादून के अंतर्गत जो हुई थी वो हुई थी 1918 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी, स्वामी स्वामी विचारानंद सरस्वती, देहरादून में इनने खोली होम रूल लीग की शाखा, ठीक है। उससे पहले जो पहली शाखा खोली गई वो 1914 में वो खोली गई अल्मोड़ा में मोहन जोशी, चिरंजी लाल और बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। साथ ही 1918 का मैंने बताई दिया, देहरादून में खोली गई विचारानंद सरस्वती के द्वारा। एक कथन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। देखिए दो होम रूल लीग थी, तो कहा जाता है कि कथन बद्रीदत्त पांडे जी ने कहा था, हमने छली बुढ़िया बसंती की होली। देखिए बसंती कहने का मतलब है जो एनी बेसेंट है ना, उनने भी एक होम रूल लीग बनाई थी, बट कहने का मतलब है, तो इनने कहा हमने छली बुढ़िया बसंती की होम रूल लीग नहीं खोली, वरन लोकमान्य तिलक वाली लीग खोली है। तो दो बनी, तो यहाँ पे देखिए लोकमान्य तिलक की जो थी वो इनके द्वारा खोली गई, और कहा गया कि जो बसंती नाम बाद में एनी बेसेंट को बसंती कहा इनके द्वारा, तो एनी बेसेंट ने भी एक अपनी खोली थी, बट उसको इनने सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। कथन कहने का मतलब ये यहाँ पे रहने वाला है। तो 18 यहाँ पे कह सकते हैं, जो ये बद्रीदत्त पांडे जी है ना, इनने जो स्टेटमेंट कही है 1900, देखिए यहाँ पे क्या था 28 अप्रैल, ठीक है, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा। 28 अप्रैल 1916 को क्या हुआ, मुंबई में, कहाँ पे, बम्बई था पहले, अभी मुंबई कहते हैं, ठीक है। पहले इसका बम्बई नाम था, जैसे अभी हम कोलकाता कहते हैं ना, कोलकाता कहते हैं, पहले कलकत्ता होता था, कलकत्ता, ठीक है। तो इसलिए जो बम्बई है वहां पे होम रूल लीग की शुरुआत होती है, कौन करते हैं इसको, तिलक कहते हैं, कौन करते हैं, लोकमान्य
तिलक इसकी स्थापना करते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में याद यहाँ पे रखना है। देखिए 1916 में, और इसमें कहा जाता है कि उत्तराखंड में 1914 में ये बन गई थी करके, तो अलग अलग डेट है, आपको यही माननी है, सब बुकों में यही 1914 लिखी हुई है उत्तराखंड वाली होम रूल लीग। तिलक वाली 1916 में बनती है, और एनी बेसेंट उसके बाद एनी बेसेंट यहाँ पे बनाती है एक, और एक देहरादून में 1918 बनती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपको पता होनी यहाँ पे चाहिए। वही बात अगर बात करूं एनी बेसेंट वाली की बात करूं, तो ये खोली गई थी सितंबर में। ठीक है, तो सितंबर 1916 में खोली गई थी। ये खोली गई थी आपकी कहां पर, मद्रास में। कहां पर, मद्रास में खोली गई थी। किसने खोली थी, एनी बेसेंट ने खोली थी। ठीक है, ये तीनों याद रखना है। 28 अप्रैल 1916 वाली लोकमान्य तिलक ने खोली थी मुंबई में। इसके साथ ही सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट ने खोली थी, और इसी को ज्वाइन किया था बद्रीदत्त पांडे जी इन लोगों ने। ठीक है, तो इसको आपको याद यहाँ पे रखना है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुमाऊं परिषद का गठन। कुमाऊं परिषद गठन होता है 30 सितंबर 1916 को होता है। ठीक है, 10 साल तक ये रहती है, और 1926 में इसका विलय कांग्रेस में हो जाता है। वो आगे हम देखते रहेंगे, इसके अधिवेशन होंगे अभी। ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे देख लेंगे। देखिए संस्थापकों की बात करूं कुमाऊं परिषद में, तो हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद बल्लभ पंत, ये लोग यहाँ पे थे इसके। ठीक है, मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, तो उत्तराखंड में राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं को समाधान करना। तो इससे जो उत्तराखंड में ना राजनीतिक समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं थी, और जो शैक्षिक समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए एक परिसर यहाँ पे ये बनाया गया था। मुख्य उद्देश्य इसका रहने वाला था उत्तराखंड, मैंने बताई दिया। ठीक है, ये दो बार यहाँ पे आ चुका है, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखिए इसके साथ क्या होता है ना, कुमाऊं अधिवेशन होते हैं। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुमाऊं के जो अधिवेशन होते हैं, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बार बार। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम अधिवेशन की बात करें, तो पहला अधिवेशन होता है सितंबर में 1917 में। ठीक है, एक एक साल बाद होते हैं, याद रखना। पहला होता है आपका अल्मोड़ा में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। इसके अध्यक्ष थे जयदत्त जोशी। कौन थे इसके अध्यक्ष, जयदत्त जोशी थे। तो ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ ही दूसरा होता है 1918 में, ये होता है हल्द्वानी में, और इसके अध्यक्ष थे तारादत्त गैरोला। और यहाँ पे मुख्य बिंदु क्या क्या थे, बेगार मुक्ति एवं जंगलजात अधिकार का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, तीसरा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये हुआ था आपका कोटद्वार में, हुआ था 1919 में, और यहाँ पे जो अध्यक्ष थे राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी थे। अब यहाँ पे मेन क्या है ना, ये पूछा जाता है कि गढ़वाल के, या कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा अधिवेशन माना जाता है, कुमाऊं अधिवेशन। तो आपका ये तीसरा वाला है, जो कोटद्वार में हुआ था, और गढ़वाल के सर्वाधिक प्रतिनिधि ना इसी में भाग लिए थे, क्योंकि कोटद्वार में हुआ था तो वहां पे प्रतिनिधि भी ज्यादा आए थे। ठीक है, और इसको हिंदू मुस्लिम एकता का भी माना जाता है, मेन अधिवेशन जो हुआ था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कौन सा अधिवेशन था कुमाऊं परिषद का, तो ये आपका तीसरा था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, राय बहादुर बद्रीदत्त जोशी थे। चौथे की बात करता हूं, तो 1920 में होता है, काशीपुर में होता है। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे हरगोविंद पंत। इसमें क्या बात हुई थी, असहयोग आंदोलन पर चर्चा हुई। देखिए अब 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे चर्चा इसमें हुई थी, आपको याद रखना है। इसके बाद पांचवा जो होता है, वो होता है टनकपुर में 1923 में। टनकपुर कहाँ पर है, चंपावत में है। ठीक है, और ये बद्रीदत्त पांडे जी इसके अध्यक्ष रहते हैं। यहाँ पे इतना कुछ मेन चीज यहाँ पे होती नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही छठा जो होता है, वो होता है 1926 में, कहाँ पर, रानीखेत में होता है। तो याद रखना रानीखेत में होता है, और मुकुंदनी लाल इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना है 10 साल तक ये बन चलता है, और 5-6 अधिवेशन होते हैं इसके, और 1926 में इसको फाइनली मिला दिया जाता है, कांग्रेस में इसका विलय कर दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चौथा जो है आपका असहयोग आंदोलन की चर्चा, और यहाँ पे एक चीज और है। ठीक है, इसी के साथ ही एक आपका जंगल जात वाला भी यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जंगल जात वाला देखिए यहाँ पर भी था, पर जंगल जात यहाँ पर भी था, और दूसरा यहाँ पे एक चीज और है, बेगार प्रथा के बारे में बात की गई थी। ठीक है, ये जो कुमाऊं अधिवेशन चौथा अधिवेशन था ना, तो इसमें क्या हुआ, जो आपका जंगल जात समस्या, बेगार को समाप्त करने का प्रस्ताव यहाँ पे रखा गया। ठीक है, यहाँ पे प्रस्ताव था, अधिकार की बात थी, और यहाँ पे खत्म करने की बात चल रही थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और इसका बाद में क्या कर दिया, विलय कर दिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, उसके साथ ही जो आपका 1920 चौथा अधिवेशन है। ठीक है, तो इसी चौथे अधिवेशन में ही असहयोग आंदोलन, और इसके साथ ही क्या होता है, इस अधिवेशन की समाप्ति के बाद जो बद्रीदत्त पांडे जी है ना, ये बद्रीदत्त पांडे जी कहाँ जाते हैं, अध्यक्षता में एक शिष्टमंडल गांधी जी से मिलने कहा जाता है, नागपुर जाता है, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। और वहीं पे क्या हुआ था, इस शिष्टमंडल ने स्वामी सत्यदेव को कूली बेगार आंदोलन के बारे में बागेश्वर को आमंत्रित किया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से में यहाँ पे इनको आमंत्रित किया गया था, तो यहाँ पे चौथे अधिवेशन में इनको क्या किया था, इन्वाइट किया गया था। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद यहाँ पे होनी चाहिए।
ठीक है, तो मेन चीजें थी ये आपको यहाँ पे बता दी है। चलिए आगे देखते हैं। अब उत्तराखंड में महात्मा गांधी जी का आगमन, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो कौसानी में इनके द्वारा प्रवास किया गया था यहाँ पे। ठीक है, ये अभी देखते हैं, ये मतलब बात की बात है, पर पहले स्टार्ट करें तो 1915 में देखिए पहली बार गांधी जी अपना अफ्रीका से आए थे, 9 जनवरी 1915 को ही आए थे। तो उसी साल ये क्या हुए, हरिद्वार में कुंभ मेले में भागीदारी हुई। ठीक है, आए यहाँ पे। 1916 में इनकी देहरादून यात्रा होती है। 1929 में, अब देखिए जो कौसानी प्रवेश है ना यही है, तो 14 जून 1929 को पहली बार कुमाऊं का विस्तृत दौरा किया, किसके साथ, नेहरू जी के साथ ही आए थे। ठीक है, और मई 1931 में नैनीताल यात्रा की सर मैकलम हैली से इनके द्वारा यहाँ पे भेंट की गई थी। और 1929 में कौसानी प्रवेश के दौरान ही, मतलब जो प्रवाह इनने किया था यहाँ पर, प्रवास मतलब रहे थे। ठीक है, तो 12 दिन तक यहाँ पे रहे थे, ऐतिहासिक प्रवास था इनका। और यहाँ इनने ना अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी, अनासक्ति योग नाम से। ठीक है, और गांधी जी ने यंग इंडिया लेख, इनका यंग इंडिया लेख था, इसमें इनने बोला कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। देखिए ये आप लोग याद रखते हैं कि गांधी जी ने, किसने यहाँ पे कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा, ये कहा इनने, बट किसमें कहा, तो इनके द्वारा कौसानी में क्या हुआ, आए थे जब, तो यंग इंडिया लेख लिखा इनने, उसमें इनने लिखा था कि भारत का स्विट्जरलैंड है क्या, कौसानी। तो याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 12 दिन तक है, ये जितने पॉइंट है आपको सभी यहाँ पे याद रखने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो याद होने चाहिए आप लोगों को। आगे देखते हैं। इसके साथ ही अब हम बात करेंगे कूली बिगार आंदोलन, उत्तराखंड की रक्तहीन क्रांति। ये भी किसने कहा था, कूली बिगार को रक्तहीन क्रांति, ये भी गांधी जी ने कहा था, इसको भी आपको याद रखना है। देखिए पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा स्थानीय लोगों के बिना वेतन, जबरन श्रम। देखिए सबसे पहले बात तो कूली बिगार था क्या, आपको बताऊं तो होता क्या था कि अंग्रेज कभी पहाड़ों पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ के जो लोकल लोग होंगे तो इनको निःशुल्क, इनको इनका सामान ढोना पड़ता था, इनके निःशुल्क खाने की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो उसी को ही कहा जाता था। ठीक है, तो बिना वेतन के, मतलब जबरन श्रम करवाया जाता था इनसे, उसका पैसा नहीं देते थे ये लोग, जबरदस्ती करवाया जाता था। इसी के साथ ही होता क्या है, 13 और 14 जनवरी 1921 को, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है। तो बागेश्वर में आपकी सरयू नदी के तट पर उत्तरायणी मेला लगता है, सबको पता है उत्तरायणी मेला काफी फेमस है, अल्मोड़ा, सॉरी बागेश्वर का, जो आपका उत्तरायणी हर साल 13-14 जनवरी को यहाँ पे लगता है। तो वहां पे उत्तरायणी मेले के अवसर पर सभी लोग इकट्ठा हुए थे सरयू नदी के तट पर, और यहीं पे इसका नेतृत्व किया था बद्रीदत्त पांडे और हरगोविंद पंत ने। तो यहाँ पे क्या हुआ, 40,000 लोग, जनता यहाँ इकट्ठा हुई थी, इनने बेगार न देने की शपथ ली, और जितने भी रजिस्टर थे, अब रजिस्टर कौन से होंगे, यहाँ पे जो बेगार वगैरह किसी की ड्यूटी लगती होगी, ये यहाँ से वहां तक सामान पहुंचाएगा, मतलब जितने भी टोटल यहाँ पे रिकॉर्ड वगैरह होगा, जितने भी रजिस्टर थे ना, कूली रजिस्टर, इनको यहाँ पे क्या कर दिया, बेगार के रजिस्टर सरयू नदी में इनको बहा दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेट थी और काफी इंपॉर्टेंट ईयर था उत्तराखंड के लिए, क्योंकि इसके साथ ही जो लंबे समय से जो चल रही थी ये बेगार प्रथा, उसका यहाँ पे समापन कर दिया जाता है। ठीक है, परिणाम क्या मिलता है इसका, तो महात्मा गांधी ने इसे रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे ये क्रांति ऐसी थी जहां पे रक्त बहा नहीं बहा, ठीक है, कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई, सिंपली इकट्ठा हुए लोगों ने आवाज उठाई और शरीर में बहा दिया, यहाँ पे कोई लड़ाई वगैरह नहीं हुई, इसलिए रक्तहीन क्रांति बोला गया है। क्लियर है ना। आगे देखते हैं। सफल नेतृत्व के लिए बद्रीदत्त पांडे को कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई। तो कुर्मांचल केसरी किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है बद्रीदत्त पांडे को। ये क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है, जब हम यहाँ पे उपाधियों की बात करेंगे, तो अभी से इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। आगे देखते हैं। अब हम सविनय अवज्ञा आंदोलन और डांडी मार्च की बात करते हैं। देखिए असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, आप इनमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि पहले मैं भी होता था। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, फिर चोरा कांड, चोरी का कांड होता है, ठीक है, गोरख, ये यूपी के अंतर्गत, उसके बाद गांधी जी उसको वापस लेते हैं। ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, ये आपका डांडी मार्च 1930 में हुआ था। 10 साल का अंतर है दोनों में। ठीक है, जब स्टार्टिंग में प्रिपरेशन की फेज में था मैं, ठीक है, उस टाइम मुझे भी कंफ्यूजन था इस चीज में कि असहयोग आंदोलन मतलब भूल जाता, कंफ्यूजन तो नहीं था बट भूल जाता था। मैं क्या करता था, 1930 में असहयोग आंदोलन कर देता था और सविनय आंदोलन 1919-20 कर देता था। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, आपको ये याद यहाँ पे रखना है। देखिए अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था ना, जो डांडी मार्च, नमक कानून तोड़ने के लिए, तो इसमें कुल डांडी यात्री जितने थे ना, वो 78 लोग थे। देखिए गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरुआत होती है, और सूरत में जो जगह है आपकी डांडी, वहां तक की यात्रा जाती है गांधी जी। ठीक है, गांधी जी यहाँ पैदल मार्च करते हैं और वहां पे नमक कानून को तोड़ते हैं, नमक बना के। उत्तराखंड के 3 लोग शामिल थे, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। देखिए उत्तराखंड के 3 लोग कौन कौन थे, एक थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और वीर खड़क बहादुर। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, वीर खड़क बहादुर। ये क्वेश्चन पूछता है इसमें से कौन से व्यक्ति दांडी मार्च में शामिल थे, उत्तराखंड के 3 लोग शामिल थे, इनमें से कौन से नहीं है, इनमें से कौन से हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो नीचे बोल देगा 1 2 3, 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं, या बोलेगा 1 एंड 2। तो आपको याद रखना है, जैसे वहां पे ऑप्शन होगा एक, जैसे यहाँ पे कुछ भी रखो, यहाँ पे आप बोलो मतलब कुछ भी ऑप्शन रख लेना, तो ये 3 रखना है, वीर खड़क बहादुर, भैरवदत्त जोशी और ज्योतिराम कांडपाल।
ठीक है। इसके साथ ही देखिए अब क्या होता है, देहरादून में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना ज्योतिराम कांडपाल तथा खड़क बहादुर द्वारा नमक बनाकर कानून तोड़ा जाता है यहाँ पे। ठीक है। इसके साथ ही नैनीताल के अंतर्गत बात करूं, 1930 में नमक सत्याग्रह में गोविंद वल्लभ पंत और इंद्र सिंह निहाल के नेतृत्व में नमक बनाकर इसे बेचा जाता है। ठीक है। जैसे आपका दांडी में जहाँ चल रहा था, और यहाँ उत्तराखंड में भी क्या है, जो लोग यहाँ थे वो लोग यहाँ पर भी आंदोलन कर रहे थे। ठीक है। अल्मोड़ा में झंडा सत्याग्रह की बात करूं तो नगर पालिका भवन पर जो विष्णु देवी है ना, विष्णु देवी था, इनके द्वारा क्या किया, झंडा फहराया गया इनकी महिलाओं के द्वारा यहाँ पे। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हुए थे, ये मूवमेंट थे उत्तराखंड के लिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन जाते हैं। तो आपको इनके बारे में यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे पेशावर कांड के बारे में। ठीक है। 23 अप्रैल 1930 को आता है। देखिए इसमें जो चीजें है ना, मैं मेन चीजें पढ़ा रहा हूँ, इसमें जो और भी डेटा है वो मैंने आपसे पहले कहा है, तो आपको जो बुक भी साथ साथ में पढ़नी है। ठीक है। तो कुछ चीजें देखिए पीडीएफ में हर चीज यहाँ पे कवर करनी पॉसिबल नहीं होती है, तो आपको बुक भी साथ में रखनी है। आप जब ये वीडियो को देख लेंगे, इसके बाद आप बुक भी पढ़ेंगे, तो वहां से आपकी चीजें और कवर होते रहेंगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पेशावर कांड की बात करूं तो 23 अप्रैल 1930 को गढ़वाली सैनिकों का शौर्य देखने को यहाँ पे मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हिस्ट्री में ये डेट काफी याद रखनी है आपको। तो देखिए पृष्ठभूमि क्या थी इसकी, तो पेशावर में खुदाई खिदमतगार जो सीमांत गांधी नाम से अब्दुल गफार खान थे ना, इनके नेतृत्व में ये होता है, और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था यहाँ पे। ठीक है। और 2/18 गढ़वाल राइफल्स की सेना यहाँ पे तैनात थी, और जिसके हेड, इसको लीड कौन कर रहे थे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कर रहे थे। ठीक है। अब होता क्या है, तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्ते अफगानी आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। देखिए ऑर्डर आया ऊपर से, बट इनने मना कर दिया। ठीक है। और आदेश इनने बोला गढ़वाली सीज फायर। ठीक है। तो इनने अटैक करने से, मतलब वहां पे शूट करने से मना कर दिया। इसका परिणाम क्या होता है, सैनिकों का कोर्ट मार्शल किया जाता है एबटाबाद में। एबटाबाद कहाँ है, जब ये वहीं पर है। ठीक है आपका इसमें। और गढ़वाली सैनिकों की तरफ से मुकुंदी लाल ने पैरवी की थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेशावर कांड के जो सैनिक थे उनकी पैरवी किसने की थी, तो मुकुंदी लाल ने की थी। ये डेट, ये आपको नाम याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सफलतापूर्वक पैरवी इनके द्वारा की गई थी। मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। देखिए 23 अप्रैल 1930 की एक घटना है, तो इसलिए जो मोतीलाल नेहरू है ना, इनने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब, 23 अप्रैल को। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये काफी सफल एक रहा कांड रहा, क्योंकि पेशावर कांड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गढ़वाली सीज फायर कहा, क्योंकि गढ़वाली सेना थी यहाँ पे, और ये अटैक निहत्ते अफगानियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। तो साथ ही इसके बाद इनकी जो पैरवी, कोर्ट मार्शल हुआ इनका, और मुकुंदी लाल ने भी क्या की, यहाँ पे सफलतापूर्वक पैरवी की थी। ठीक है। और इसी के साथ ही जो आपके मोतीलाल नेहरू हैं, इनने इसी सब देखते हुए गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा की 23 अप्रैल को। ठीक है। तो गढ़वाल दिवस काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को, और हम कवर यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन एवं आजाद हिंद फौज के बारे में। तो बात करने वाले हम आईएनए के बारे में यहाँ पे। ठीक है। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं अभी। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे याद रखना है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में, HSRA। ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। देखिए इसके भवानी सिंह रावत की हम बात करेंगे, तो चंद्रशेखर आजाद के प्रमुख साथी थे ये, और डुगड्डा गढ़वाल को क्रांतिकारी को गढ़ बनाया था। तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे आए थे, इनने यहीं पे क्या हुआ था, पिस्तौल चलाने की यहाँ ट्रेनिंग यहाँ पे ली थी। 1930 में दिल्ली के गडोरिया स्टोर डकैती कांड में इनकी तरह भाग लिया गया था, जिसका उद्देश्य हथियार खरीदना था। ठीक है। साथ ही इंद्र सिंह गढ़वाली ने मद्रास बम कांड में भाग लिया था। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, जो HSRA से संबंधित है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से। ठीक है। फिर हम बात करेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। तो आजाद हिंद फौज का योगदान क्या रहा था, तो आईएनए में उत्तराखंड के लगभग 12% सैनिक। देखिए उत्तराखंड पहले से ही आपको पता है सैनिकों के लिए गौरव का राज्य रहा है। ठीक है। काफी ज्यादा सैनिक यहाँ पे रहते हैं। तो आईएनए जो था, इंडियन जो आजाद हिंद फौज थी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की, वहां पर भी इनने क्या किया, 2500 शामिल थे। 25 सैनिक तो उत्तराखंड से ही थे। ठीक है। कैप्टन मोहन सिंह 1941 में आजाद हिंद फौज का गठन किया इनके द्वारा, और वीर केसी चंद जौनसार बाबर के वीर, जिन्हें 1945 में दिल्ली में फांसी दी गई, और 3 मई को चौली घाट जो है ना, वहां पे क्या होता है, एक मेला भी लगता है इनकी याद में हर साल। तो ये मेन आपको याद यहाँ पे रखना है, क्योंकि क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब हम सामाजिक सुधार, शिल्पकार एवं डोलापाल के आंदोलन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है। देखिए सबसे पहले हम शिल्पकार आंदोलन की बात करें, तो इसका उद्देश्य क्या था, जो दलित थे, जो शिल्पकार थे, ठीक है, उनको सामाजिक उत्थान के लिए चलाया गया था। होता क्या है, 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन होता है, और 1914 में इसका नाम शिल्पकार सभा कर दिया जाता है। ठीक है। इसको याद रखना। इसके साथ ही 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए सबसे पहले शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। देखिए 1911 में शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए शिल्पकार सभा बन जाती है इसका 1914 में। ठीक है। 1932 में
हरिजन सेवा संघ कुमाऊं में स्थापित की जाती है। और इसलिए आपने देखा होगा ना 1932-33 के आसपास गांधी जी भी हरिजन करके एक पत्र भी निकालते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद यहाँ पे रखना है। इसके साथ ही आता है आपका डोला पालकी आंदोलन, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नेतृत्व किया था जयानंद भारती ने। 1930 में होता है। मुख्य मुद्दा क्या था? तो जो दलित जो शिल्पकार है ना, इन ये दूल्हे होते थे, जो दलित दूल्हे या शिल्पकार दूल्हे जो होते थे, इनको स्वर्ण दूल्हों के समान डोला या पालकी में बैठने की इजाजत नहीं था। ठीक है, मतलब कहने का जो स्वर्ण जो लोग थे वो क्या हुए, घोड़े पे बैठते थे या पालकी में बैठते थे, बट जो यहाँ पे दलित लोग थे ना, इनको नहीं बैठने आता था। और ये चीजें अभी भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तराखंड में है, अभी आपने न्यूज देखते होंगे तो राजस्थान में, एमपी में ये चीजें अभी देखने को मिलती हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं अभी ये चीजें, समाज इतनी आगे पहुंच चुका है, हम चाहते पहुंच रहे हैं 21st सेंचुरी में, फिर अभी भी ये चीजें ना कहीं समाज के लिए बहुत गलत चीजें हैं, बहुत नेगेटिव चीजें हैं। ठीक है, धीरे धीरे में सुधार आ रहा है, लोग जैसे एजुकेट हो रहे हैं तो लोगों को इसमें दिख रहा है, बट हाँ अभी भी कुछ जो पुराना वर्ग है वो इन चीज को अभी सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप लोगों को देखना है कि आपकी सोसाइटी में कैसे लोग हैं, उनको इन चीज थोड़ा एजुकेट आपको करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1941 में लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन हुआ और यह सामाजिक अधिकार प्राप्त किया गया। 1941 में क्या होता है, डोला पालकी सम्मेलन कहाँ होता है? लैंसडाउन में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक सामाजिक अधिकार यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोग क्या है, बैठने लग गए थे यहाँ पे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये सोसाइटी के ऊपर जो कभी आप मेंस लिखेंगे तो सोसाइटी की जो सोसाइटी वाला उसमें जो सेक्शन है, तो वहां पे इन चीजों को आप मेंशन वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के प्रमुख केंद्रों की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपका आता है सल्ट कुमार। ठीक है, देखिए सल्ट क्यों फेमस है? 5 सितंबर 1942 को कांग्रेस मुख्यालय पर गोलीबारी, गंगाराम और खीमदेव यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। गांधी जी ने सल्ट की भूमिका देखते हुए कुमाऊं का बारदोली इसको कहा था। ठीक है, और 5 सितंबर को ही शहीद स्मृति दिवस यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। सालम क्रांति की बात करेंगे हम, तो 25 अगस्त 1942 को सालम क्षेत्र अल्मोड़ा में आंदोलन होता है। प्रमुख नेता राम सिंह आजाद को गिरफ्तार किया जाता है, बाद में इनको काला पानी की सजा यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, काला पानी की सजा खासकर इनको पहुंचा दिया जाता है, कहाँ पे? अंडमान निकोबार में पहुंचा दिया। ठीक है, इसके पास है गुजरू क्षेत्र जो गढ़वाल में है। देखिए जैसे आपका सल्ट है ना, वैसे आपका गढ़वाल में गुजरू क्षेत्र है। तो राम प्रसाद नौटियाल के नेतृत्व में आंदोलन होता है। इस क्षेत्र को गढ़वाल का बारदोली कहते हैं। देखिए कुमाऊं का बारदोली कहते हैं, सल्ट को कहते हैं, और गढ़वाल का बारदोली कहते हैं, गुजरू को कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को बनते हैं। आगे देखते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल आंदोलन, राजशाही के विरुद्ध संघर्ष की हम बात यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अब होता क्या यहाँ पे, 1930 के अंतर्गत तिलारी रवाई कांड होता है। ठीक है, किसके लिए था ये? जंगल जात जो आपके वन अधिकार थे उनके लिए था। तो 30 मई 1930 को वन अधिकारों के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर किसानों पर गोलीबारी यहाँ पे चला दी जाती है। ठीक है, तो 30 मई 1930 को वन अधिकारों के लिए प्रदर्शन कर रहे किसानों पर गोलीबारी चलाई गई और उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। 1939 में प्रजामंडल की स्थापना होती है। ठीक है, 23 जनवरी 1939 को, कहाँ पर? देहरादून में। और यहाँ पे श्यामचंद्र नेगी और सिद्धेश सुमन, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य क्या था? तो महाराजा के अधीन उत्तरदायी शासन की स्थापना, शासन के लिए यहाँ पे ये प्रजामंडल की स्थापना यहाँ पे की गई थी। ठीक है, इसके साथ ही 1944 में यहाँ पे सिद्धेश सुमन का बलिदान होता है। 84 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद इनकी डेथ हो जाती है यहाँ पे, और 25 मई 1944 को जेल में ही शहीद यहाँ पे हो जाते हैं। तो आपको ये दिन भी याद रखने हैं और ये डेट भी यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, ये पूछी जाती है डेट, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी ये हो जाती है यहाँ पे। आगे देखते हैं। 1948 की बात करूं तो कीर्तिनगर आंदोलन होता है, जिसमें रामू भोलूराम व नागेंद्र सकलानी क्या होते हैं, यहाँ पे शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो भोलूराम और दूसरे हैं नागेंद्र सकलानी, तो ये यहाँ पे शहीद हो जाते हैं कहाँ? कीर्तिनगर आंदोलन में। ठीक है, या इससे क्या होता है, पूरी राजसत्ता ना हिल जाती है। यहाँ पे जो राजसत्ता थी यहाँ पे, ये राजसत्ता पूरी हिल जाती है और इस आंदोलन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इस आंदोलन में 1948 में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 11 जनवरी को इनकी डेथ हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, 1949 में टिहरी रियासत का विलय हो जाता है, और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत का संयुक्त प्रांत भारत में विलय हो जाता है। संयुक्त प्रांत यूपी के एरिया को उस टाइम कहते थे, तो इसमें यहाँ पे इसका विलय हो जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाता है, तो आपको ये बिल्कुल याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में एप्रिल क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहता है एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सकलाना विद्रोह होता है, एक आपका कीर्तिनगर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कीर्तिनगर 47 है, सकलाना 47 है, 1947। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछ लिया गया है पहले। ठीक है,
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप लोग देखना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है यहाँ पे उत्तराखंड के प्रमुख स्थानीय आंदोलन की हम बात यहाँ पे अब कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें गाड़ी सड़क आंदोलन की बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है 1938 और 39 में होता है। इसमें होता क्या है, इसका जो मेन इस आंदोलन का जो उद्देश्य था ना वो क्या था, जो गरुड़ से कर्णप्रयाग तक व लैंसडाउन से पौड़ी तक मोटर सड़क निर्माण की यहाँ पे मांग की गई थी। ठीक है, तो इसी में ही एक आपका आएगा आगे कोटखर्रा आंदोलन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून लागू कराकर भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य कोटखर्रा आंदोलन का था यहाँ पे। ठीक है, तो कोटखर्रा आंदोलन इंपॉर्टेंट है, तो भूमिहीन किसानों को जमीन उपलब्ध कराना इसका मेन था यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ ही एक है कनकटा बैन भ्रष्टाचार आंदोलन। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कनकटा बैन आंदोलन का संबंध किससे था, तो ये भ्रष्टाचार से था, करप्शन से था। ठीक है, तो अल्मोड़ा की क्या, अल्मोड़ा की एक जगह है बलियार, वहां पे रेल गांव में बैल के दोनों कानों को काटकर उसे 2 बार मरा घोषित कर दिया गया। और यहाँ पे क्या होता है, घोषित कर ऋण झड़पने वाली भ्रष्टाचार, मतलब ये था, देखिए गाय का इंश्योरेंस वगैरह कुछ होगा इस टाइप से। ठीक है, पैसा वगैरह मिलता होगा भ्रष्टाचार में, तो गाय के एक बार पैसे मिलने के बाद दूसरी बार उसे कान काट दिए गए और उससे पैसा ले लिया गया। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट था, अल्मोड़ा में ये काफी मेन जगह है। तो लमगड़ा जगह है जो, ठीक है, तो वहां पे ये हुआ था और 2 बार इसको मृत घोषित कर दिया गया और उसकी जो बीमा राशि थी ना उसको हड़प लिया गया। इसके विरुद्ध यहाँ पे क्या होता है, आंदोलन यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, अगला है शराब विरोधी आंदोलन 1984 की बात मैं करूंगा। तो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी द्वारा संचालित की गया और नारा क्या था इनका, नशा नहीं रोजगार दो। ये काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट 1984 के आसपास होता है और इंपॉर्टेंट उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी आपको याद यहाँ पे रखना है। इसके बाद है आपका कुली उतार आंदोलन की बात करूं मैं, तो देखिए कुली ब्रिटिश अधिकारी जब भी ना किसी जगह जाते हैं, मैंने ऑलरेडी डिस्कस इसके बारे में कर लिया है। ठीक है, तो 1921 में क्या होता है, फिर इसको सरयू में बहा दिए जाते हैं रजिस्टर, तो यहाँ से खत्म कर दिया जाता है इसको। ठीक है, तो इसलिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि जो कुली बिगाड़ आंदोलन था ना ये कब तक चला था। ठीक है, ये कह सकते हैं 1815 जब अंग्रेज आते हैं तब से लेके 1921 तक यहाँ पे चलता है। ठीक है, तो इसके साथ ही यहाँ पे क्या हुआ था, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा एक, ठीक है, कमिश्नर ट्रेल के द्वारा यहाँ पे क्या हुआ था, कुली बिगाड़ को खत्म करने के लिए ना 1922 में, सॉरी 1822 में ही यहाँ पे क्या हुआ था, एक खच्चर सेना विकसित की थी। क्या, खच्चर सेना। क्वेश्चन पूछता है खच्चर सेना संबंध किससे है, तो कुली बिगाड़ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसी के साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जो कुली बिगाड़ आंदोलन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था 1903 के आसपास। ठीक है, 1930 में यहाँ पे वायसराय कौन थे, कर्जन थे। तो कर्जन क्या हुआ, कर्जन यहाँ पे अल्मोड़ा आए थे। तो अल्मोड़ा जब आए तो वहाँ पे जो आपके गौरीदत्त बिष्ट थे। ठीक है, तो इनके द्वारा कुली बिगाड़ के बारे में यहाँ पे बताया भी गया। किसको बताया गया, कर्जन को यहाँ पे बताया भी गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ ही 1908 में, ठीक है, 1908 में जोश सिंह नेगी हैं, ठीक है, जोश सिंह नेगी जी, इनके द्वारा यहाँ पे कुली एजेंसी की स्थापना की जाती है। ठीक है, कुली एजेंसी की स्थापना भी यहाँ पे की जाती है, तो आपको याद रखना है, जिसका बाद में नाम करके ट्रांसपोर्ट एवं पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन एसोसिएशन कर दिया गया। इसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था, वो आपका पौड़ी में था। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट थे, बाकी आपको चीजें मैंने स्टार्टिंग में बताई दी है। ठीक है, रक्तहीन क्रांति कहा था महात्मा गांधी ने। इसी के साथ ही जो स्वामी, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, स्वामी सत्यदेव थे। तो सत्यदेव ने इस कुली बिगाड़ आंदोलन को क्या कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इनने कहा था कि जो कुली बिगाड़ विरोधी आंदोलन है ना, ये असहयोग आंदोलन का प्रथम ईंट है। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन का प्रथम ईंट किसने कहा था, ये कहा था स्वामी यहाँ पे सत्यदेव ने कहा था। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम में मातृशक्ति या फिर महिलाओं का योगदान के बारे में हम बात यहाँ पे कर लेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे बिश्नी देवी शाह के बारे में। तो कुमाऊं स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो बिश्नी देवी शाही थी। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसलिए यहाँ इनके बारे में कहा भी जाता है कि जो अमृत बाजार पत्रिका थी ना, ठीक है, एक अमृत बाजार पत्रिका थी, तो अमृत बाजार पत्रिका में जो बिश्नी देवी शाह है ना, इनको कुमाऊं स्वतंत्रता में मतलब कह सकते हैं कि समय अग्नि भूमिका निभाने वाली महिला कहा गया था। ठीक है, तो ये भी अमृत बाजार पत्रिका में ऐसा कहा गया था। फिर आती है कुंती वर्मा। तो 1932 में विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का नेतृत्व इनने किया था और इसके खिलाफ जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है। अगले है तुलसी देवी की बात करूं मैं, तो सक्रिय समाज सेविका है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट ईयर कुछ पेपर में एक, तो किसने नारा दिया था, रो नहीं आगे बढ़ो, तो ये दिया था तुलसी देवी ने। ये पिथौरागढ़ से थी। ठीक है, तो इनके द्वारा भी काम किए गए यहाँ पे। ठीक है, महिलाओं के उत्थान के लिए
क्योंकि ये देखिए मेन चीज ये है ना, आज अभी देखिए महिलाओं, अब तो धीरे धीरे महिलाएं आगे आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं आज 100 साल पहले की बात कर रहे हैं आज से, तो 100 साल पहले महिलाएं आगे आ रही है, मतलब इनके घरों से इतनी पहले जो था ना, बहुत ज्यादा पाबंदियां होती थी, घर से बाहर नहीं निकल पाती थी महिलाएं। फिर भी ये बाहर निकल के उत्तराखंड के या फिर देश की आजादी के लिए लड़ रही थी, नेतृत्व कर रही थी। तो ये मान सकते हैं कि महिलाएं पहले से बाहर आ रही थी, और कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में चीजें हैं, अभी भी हैं, अभी महिलाओं को एकदम से बाहर नहीं आने दिया जाता है। बट 100 साल पहले भी ये महिलाएं यहाँ पे अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तो ये काफी बड़ी बात होती है। ठीक है, इसके बाद गांधी जी की शिष्या की बात करूं मैं, तो पहली है सरला बहन, जिनका नाम है हैलामायन, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना ही करती हैं। दूसरी है मीरा बहन, मेडलैंड स्लेट, ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना इनके द्वारा की गई। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ ही जो आपकी तुलसी देवी है ना, इनका एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, इनके द्वारा 1948 से 1960 तक, ठीक है, तो जोहार महिला संगठन की मंत्री भी रही। ठीक है, जो जोहार महिला संगठन है, महिला संगठन। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो लक्ष्मी आश्रम है, ठीक है, इससे जुड़ी दो सगी बहनें हैं, एक कमला है, एक बसंती, कमला और बसंती। तो आपको ये भी याद रखना है, ने सर्वोदय सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया, सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया किसने, कमला और बसंती के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम कुछ निष्कर्ष की बात कर रहे हैं, एक दोहरा संघर्ष एवं प्रमुख उपाधियां देख लेते हैं। देखिए उत्तराखंड का ना स्वतंत्रता संग्राम का एक दोहरा संघर्ष रहा था। ठीक है, एक तरफ तो क्या थे, ब्रिटिश साम्राज्य था, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलन में, इसके और दूसरी तरफ हम दमनकारी स्थानीय प्रथाओं के बारे में, जैसे कुली बेगार, टिहरी राजशाही के विरुद्ध। तो उत्तराखंड में ना एक ही चीज से नहीं लड़ा था उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड ने हमेशा चीजें देखी। पहले हम बात करूं, मुगलों का आक्रमण होता था। ठीक है, मुगलों के बाद जैसे आपका परमार राजवंश, कुमार और चंद्र राजवंश था। इसके बाद क्या होता है, गोरखाओं का आक्रमण शुरू हो जाता है। ठीक है, गोरखाओं का जैसे आक्रमण खत्म होता है, तो 1815 में यहाँ पे अंग्रेज आ जाते हैं। अब अंग्रेज तो थे ही थे, अंग्रेजों के साथ साथ जो स्थानीय लेवल पे भी जो चीजें चल रही थी, ठीक है, जैसे यहाँ बात किया कुली बिगाड़ प्रथा चल रही थी अंग्रेजों की। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन अलग से चल रहे थे। तो उत्तराखंड ना हमेशा की से मतलब संघर्ष में ही जीता रहा। इसके बाद भी स्वतंत्रता के बाद भी आपने देखा होगा ना, अलग से परिवर्तित राज्य बनाने के लिए भी हमने काफी लंबी लड़ाई लड़ी। 1937 से पहली बार अलग से परिवर्तित राज्य बनाने की बात चल रही थी, और उसके बाद 2000 में जाके उत्तराखंड अलग से राज्य बनता है। तो लगभग कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे 63 साल का संघर्ष अलग से रहा है। तो उत्तराखंड लगभग 200-300 साल पहले से ही अपना संघर्ष करते रह रहा है, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए। तो आपको ये भी पता यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो दूसरी तरफ दमनकारी प्रथाएं चल रही थी यहाँ पे। यहाँ के आंदोलन सल्ट गुजरू ने राष्ट्रीय स्तर पर बारदोली जैसी ख्याति प्राप्त की। तो कह सकते हैं कि और जैसे उत्तराखंड में 1857 की क्रांति का भी असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये मेन चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको देखे थे, मैंने आपसे पहले कहा था कि उपाधियां होंगी। जैसे कुमाचल केसरी के नाम से बदियत्त पांडे जी को जाना जाता है। ठीक है, किसके बाद, जो कूली बेगार आंदोलन हुआ उसके बाद। गढ़ केसरी के नाम से अनुपई प्रसाद बहुगुणा को जाना जाता है। काली कुमाऊं का शेर हर्षदेव ओली को कहा जाता है। और सीमांत गादी खान अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। बाकी जो मेन और नाम है वो हम आगे जब इस चैप्टर पे पहुंचेंगे, जहाँ पे उपाधियां हैं सभी, तो वहां पे पूरा कवर कर लेंगे एक बार किसका नाम क्या है। क्योंकि अभी तो हम स्वतंत्रता आंदोलन की चीजें देख रहे हैं, तो हमें अभी यहाँ पे इतनी चीजें करनी है। ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट कोट है आपके लिए, सफलता आपकी निरंतर मेहनत का परिणाम है। ठीक है, अगर आपको सफलता चाहिए तो आप निरंतर मेहनत कीजिए, आप डेली बेसिस पे अपना कोई बहाना मत बनाइए। एटलीस्ट आप जितना बिजी होते हैं ना, अपना एक फिक्स टाइम बनाए कि मुझे एटलीस्ट दिन में 6 से 7 घंटा पढ़ना ही है। उसके बाद अगर आपके जो 16 घंटे हैं आप उसमें काम करिए आप, बट अपने पढ़ाई के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, आप कितना भी मतलब बहाने बनाना यहाँ पे होता है ना, नहीं होता है। ठीक है, बहाने बनाना नहीं होते हैं। आप अगर कुछ कितना भी जिए, आपको कोई मार्केट काम करना है, घर में कुछ काम करना है, तो एटलीस्ट ये करिए, जैसे आज आप 10 बजे सोते हैं, तो जिस दिन आपका काम है आप 12 बजे सोइए, 2 घंटा पढ़ के सोइए। ठीक है, और जिस दिन आपको लग रहा है कि मुझे आज दिन में कहीं जाना है, तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई कीजिए। तो पढ़ाई में आपको क्या करना है, यहाँ पे कोताही नहीं बरतनी है। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें कवर हो रही होंगी, जो मैंने आपको चीजें स्लाइड पढ़ाई हुई है। अब वीडियो देखने के बाद आपने नोट्स बनाए होंगे, और आपके पास जो बुक होगी आप वहां पे जाके एक बार इन चीजों को पढ़ेंगे, तो आपको वहां से चीजें और क्लियर यहाँ पे होने लग जाएंगी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट छूटे हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में जैसे ये बात आजा हिंद फौज वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज ये है, यहाँ पे क्वेश्चन अभी पूछा भी जा रहा है। ठीक है, जैसे आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जाम पूछा जा रहा है मेजर देव सिंह दानू के बारे में। ठीक है, तो मेजर देव सिंह दानू, ठीक है, तो ये कौन थे, ये नेताजी के अंगरक्षक बटालियन में थे। ठीक है, अंगरक्षक बटालियन में क्या थे, कमांडर थे। इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसी के साथ ही कर्नल पीसी एक थे आपके। ठीक है, कर्नल
पीसी रतूड़ी, ठीक है, पीसी रतूड़ी, इनका भी आपको नाम याद रखना है। ये सुभाष रेजिमेंट में प्रथम बटालियन के कमांडर थे, ठीक है, प्रथम बटालियन के कमांडर थे। आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, इनको लिख लेना क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेन पॉइंट से आपने आई होप चीज़ें कवर कर ली होंगी। तो बाकी ऐसे ही आपके लिए वीडियो आते रहेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को यहाँ पे शेयर भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।